मेरा ऐसा मानना है, टीम के नाते से ही लड़े अगर भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें ज्यादा चुनावी फायदा होगा। किसी भी व्यक्ति को घोषित कर लड़े तो इतना फायदा नहीं होगा। यही बात मैं कांग्रेस के बारे में भी देख रहा हूं। 2014 की आहट सुनाई पड़ने लगी। आहट क्या, अब तो जैसे नगाड़ा बजने लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति को समझते हैं, खासतौर पे बीजेपी की राजनीति को तो अच्छे से समझते हैं। गोविंद जी, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है 2014, या चुनाव हो सकता है पहले आ जाए, ऐसे भी कहा जा रहा है, वैसे वैसे एक मोमेंटम सा बनता जा रहा है। अब हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी हो गई। अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा कि मैं उनको अपना प्रधानमंत्री नहीं मान सकता। बहुत बवाल हुआ। क्या किसी को ये कहने का हक है? कोई ऐसा अर्थशास्त्री अगर कहे तो क्या उसको कहने में कोई गुरेज होना चाहिए या किसी को तकलीफ होनी चाहिए कि मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं मान सकता? नहीं, हर एक को अपनी अपनी बात कहने का हक है और उनका स्वयं का विचार हो सकता है, किन्हीं का विचार हो सकता है कि नहीं नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो लोग अपने लोकतंत्र में तो संवाद बहुत आवश्यक है, लेकिन इसमें उखड़ते क्यों हैं? नाराज होने का तो कोई मुझे कारण समझ में नहीं आता है। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि उनसे वापस लेना चाहिए भारत रत्न वगैरह। अरे भैया, ये तो बहुत छोटी बात है, ये हल्की बात है। ऐसा उथलापन नहीं आना चाहिए। मतभेदों को आदर करना और उसमें से जानने की कोशिश करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तकाजा है। मुझे लगता है कहीं सत्ता में आने की जल्दबाजी में असहिष्णु हो गए हैं बीजेपी के लोग, और असहिष्णु होने के साथ साथ उतावले भी हो गए हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। नहीं तो ये वीजा वाली बात क्यों उठती? क्या ऐसा समझ रहे हैं बीजेपी के लोग कि राज सिंहासन की चाबी व्हाइट हाउस में रखी हुई है, वहां साष्टांग प्रणाम करने से चाबी हाथ लग जाएगी? आपको लगता है राजनाथ सिंह वहां साष्टांग प्रणाम कराए? प्रणाम करने की इच्छा तो जरूर रही होगी, तभी तो उन्होंने कहा कि मैं वीजा के बारे में वहां जरूर कहूंगा कि इनको वीजा मिले। अरे, इन लोगों को समझना चाहिए कि ये देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है इन बातों से। हमें याद है चीन के, आप देख लीजिए, राष्ट्र प्रमुख माओ त्से-तुंग, वो कहां गए चीन छोड़कर? वो जिनको मिलना था वो आए चीन, अमेरिका जीवन भर नहीं गए, आए निक्सन दौड़ते हुए चीन। तो देश की जनता की ताकत को पहचानने और परवाह करने वाले ऐसी कोर्निश नहीं लगाया करते। और उसी तरह से दूसरे भी लोग हैं, महापिद्दी, और कहीं कुछ लोग तो दस्तखत कर दिए होंगे और वो कह रहे कि मत जाओ। अरे यार, भारत के भाग्य का निर्णय क्या अमेरिका करेगा? हम करने देंगे? करने की इजाजत देंगे? इसलिए दलीय राजनीति, सत्ता की राजनीति में इतना उथलापन, हल्कापन और देश की अस्मिता, संप्रभुता और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की नीयत दिखती है। ये बहुत चिंता की बात है। अमर्त्य सेन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं मान सकते नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। उनको वो सेफ फील करे, ऐसा अभी तक माहौल बना नहीं है। वो सुरक्षित महसूस करें, ऐसा माहौल नहीं बना है। आप तो पुराने व्यक्ति हैं, बीजेपी से जुड़े रहे। आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जितना किया है वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए, उनके मन में सुरक्षा का भाव आए, इसके लिए काफी है? देखिए, फिर मैं कहूंगा, बात तो मन की होती है, भावना की होती है। आप अशर्फियां लुटा दें तो अशर्फियों से कई बार मन नहीं जीता जा सकता। मन जीतने के लिए खुद का मन का बड़प्पन और समा लेने की अपनी क्षमता, ये ज्यादा आवश्यक होती है। वैसा तो कुछ दिखा नहीं मुझे। छोड़िए अल्पसंख्यकों की बात। अरे, एक छोटा सामान्य सा कार्यकर्ता ही तो श्री संजय जोशी थे, जो उनकी पार्टी में ही काम करते रहे। अब उनके प्रति, संजय के प्रति इतनी असहिष्णुता क्यों कि वो रहेंगे तो हम आएंगे ही नहीं बैठक में? तो ये तो मन का छोटापन है ना। तो छोटेपन से, मन से बड़े काम नहीं होते, मन बड़ा बनाना पड़ता है। और जहां तक उस समय की बात है 2002 की, उस समय एक बार बात चली थी तो अटल जी की राय थी कि कम से कम इस्तीफे की पेशकश का बड़प्पन तो दिखाएं, पार्टी उसे नकार दे, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा कुछ तो उस समय हो नहीं पाया। पार्टी में भी बहुतांश लोग थे उस समय जो अटल जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए वो बात। पटवारी जी के बारे में कह रहे हैं?
जी, और लोग भी, पार्टी के तमाम कार्य समिति में लोग थे। उस समय कई लोगों ने जोर जोर से हल्ला भी मचाना शुरू किया, नहीं 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 नहीं, आदि आदि। लेकिन अब लोग सोचेंगे तो लगता है कि अटल जी की बात में एक राजनैतिक और अन्य प्रकार से एक सेंस भी था, एक निष्ठा भी रही होगी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने आसपास एक बज क्रिएट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर्स, नरेंद्र मोदी बनाम बाकी सब एक साथ, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? इससे बीजेपी का कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, बीजेपी के कई लोगों को लगता है कि फायदा हो रहा है और बीजेपी के कई लोगों को लगता है कि नहीं, इससे नुकसान होगा। इसलिए कई प्रमुख लोग जो बताते हैं कि भाई ऐसा हम करेंगे तो नरेंद्र मोदी सेंट्रिक चुनाव हो जाएगा तो हमें नुकसान होगा। हम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के मिसडीड्स के बारे में हम विषयों को उठाएं, उसको मुद्दा बना सकें और चुनाव के बाद नेतृत्व का फैसला हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये भी मानने वाला बहुत सा बड़ा तबका उस पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। और अब तो जैसा दिखता है कि कम से कम 3 तो सशक्त दावेदार चुनाव तक बने रहेंगे और फैसला चुनाव के बाद होगा, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी जी के समर्थक बहुत दबाव बनाएंगे कि प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार की घोषणा पहले हो जाए। और पार्टी घोषणा करे या न करे, नरेंद्र मोदी के उग्र समर्थक लोग तो भावी प्रधानमंत्री पोस्टरों, स्टिकरों और ऑनलाइन मीडिया के कैप्शंस में अब जरूर बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से फैन फेयर से उनको बनाया गया, वहां कैंपेन कमेटी का प्रमुख, मैं वहां था, ऐसा लगा जैसे उनको प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया हो उम्मीदवार के तौर पे। आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत किया गया या बहुत दबाव था, ये होना था? नहीं, दोनों बातें मुझे नहीं लगता इसमें। इन सब में तो करने वालों जो भी रहे होंगे ना, उनके मन में एक नीयत रही होगी कि इनसे खूब मेहनत करा ली जाए और इनके प्रभुत्व के आधार पर जो साधन संसाधन भी होते हैं उसका भी इंतजाम हो जाए और चुनाव के बाद साथियों के द्वारा ही इंकारी करा दिया जाए तो सीटें भी मिल जाएं, ऐसा लगता है तो, और बाद में खुद की दावेदारी पेश भी हो जाए। आप राजनाथ जी के बारे में कह रहे हैं? और भी लोग हैं, कई लोग। मतलब राजनाथ जी भी हैं? राजनाथ जी भी हैं, क्यों नहीं, वो तो सभी लोग उम्मीदवार हैं ही। तो आज भी तो 7-8 हैं, उसमें से प्रमुख तो 3 उम्मीदवार तो बड़े स्पष्ट हैं। कौन कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, और थोड़ी कम सीट आए तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उससे भी कम सीट आ जाए तो श्री राजनाथ सिंह जी। जो जितना साथी जुटा सके उस समय वरीयता में उसका नंबर बढ़ जाएगा। मतलब आपको लगता है कि राजनाथ जी ने जानबूझ के एक बिसात बिछाई है ऐसी कि इनके दम पे अगर कुछ सीटें आ जाएं, कुछ संसाधन जुटा लिया जाए, अगर नंबर कम होंगे तो मैं आ जाऊंगा? इसको संगठन कौशल भी तो कहा जा सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अध्यक्ष होने के नाते से वो ऐसा सोच भी रहे हों तो संगठन के हिसाब से तो ठीक ही है, राजनीति और नैतिकता के हिसाब से देखेंगे तो गलत होगा। गोविंद जी, एक बात और कही जाती है, बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो डिफीट होता है, जैसे वो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जैसे वो कुत्ते के पिल्ले वाला, पपी वाला बयान दे दिया उन्होंने, कहा सांप्रदायिकता का बुर्का पहन लेती है कांग्रेस। ये सब बयान वो बाइपोलर करने के लिए देते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए वोटों का। वो जानबूझ के ऐसा बयान देते हैं या ऐसा बयान से अर्थ निकल जाता है या निकाल दिया जाता है? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 नावों पर चलने की कोशिश कर रही है। एक है विकास और दूसरा है हिंदू हृदय सम्राट। अब इसमें खींचतान भी है। जो हिंदू हृदय सम्राट की बात उद्घोषणा चाहते हैं वे विकास के बारे में शायद अलग प्रकार की धारणा रखते हैं, और जो विकास के बारे में धारणा रखते हैं उनको हिंदू हृदय सम्राट का प्रचार होना घाटे का सौदा लगता है। अब इन दोनों में अभी तक तो समन्वय की कोशिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विकास की बात बहुत आगे बढ़ पाएगी इस सारे माहौल में। ऐसी स्थिति में चुनाव का ध्रुवीकरण जो आप कह रहे हैं, मैं इसमें छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि राजनीतिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हल्कापन, उथलापन आ गया है जो चिंता की बात है। आप उसको केवल ये कुत्ते के पिल्ले के संदर्भ में देख रहे हो तो वो भी है, और कोई रामदेव जी को ठग कह रहे हैं तो वो भी हैं, और टंच माल कह रहे हैं तो वो भी हैं। हालांकि फिर मैं कहूंगा काल संदर्भ को हटा दिया जाए तो अपनी बात कोई कह रहे हैं
उसमें से तब नरेंद्र मोदी का कहने का अर्थ एकदम भिन्न नजर आएगा कि भैया जो किसी छोटे कुत्ते के पिल्ले की भी जान के बारे में इतना संवेदनशील होगा, वो भला इंसान और हिंदू हो या मुसलमान उनकी जान के बारे में इतना बेफिक्र होगा, ऐसा आप क्यों समझ रहे हैं? अपनी संवेदनशीलता बता रहे थे श्री नरेंद्र मोदी। उसी तरह से हमारे दिग्विजय सिंह जी भी, जिनके ऊपर भी बड़ा हो हल्ला हो रहा है, वो कोई भी देखिए हीरे जवाहरात नग का व्यापारी वो रहता है ना, वो ऐसा ही कहता है, देखो टंच वाले कोई कसर हो तो आप बता देना, हम उसके लिए जिम्मेदार, गारंटी। उस अर्थ में मीनाक्षी नटराजन के बारे में दिग्विजय जी कह रहे थे कि एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है, पीपल सर्विंग है वो, और उसमें कोई नुक्स नहीं है, और हर तरह से वो राजनेता के नाते से ठीक है। कहना इतना भर था। लेकिन काल संदर्भ जब बदल जाता है, किसी महिला के बारे में आप कहेंगे तो पुरुष प्रधान मानसिकता उसको गलत अर्थ में भी ले लेती है, और इधर आप विशिष्ट काल संदर्भ में एक पृष्ठभूमि में आप कह रहे हैं तो लोग कुत्ते के पिल्ले को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जोड़ सकते हैं। राजनीति में इसीलिए अधिक सावधानी की जरूरत है, ज्यादा बोलने की कम बोलने की ज्यादा जरूरत, और जो बोले संभल कर बोले कि अर्थ क्या लिया जाएगा। हम बोल दें ये पर्याप्त नहीं होता, अर्थ क्या लिया जाएगा के बारे में भी हम ही अपने को इस बारे में चिंता करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, सभी को। अगर वो भारत के भावी प्रधानमंत्री के तौर पे अपने आप को देखते हैं तो उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। नहीं, जो कोई भी जिम्मेदार राजनेता के नाते से काम करना चाहते हैं उनको वाणी संयम की तो बहुत आवश्यकता है। एक तो हृदय की उदारता और वाणी संयम, दोनों सक्षम राजनेता के बहुत आवश्यक गुण है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी में इन दोनों चीजों का अभाव है? नहीं, मैं एकदम से कमेंट तो नहीं करूंगा, इस पर और बहुत किया जा सकता है जो उनको करना चाहिए। मन की उदारता, ऐसे मैंने संजय जोशी का एक छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे वो भी खुद सोचेंगे तो बहुत से उदाहरण उनको समझ में आएंगे। कुछ उन्होंने सुधार भी किया, जैसे चुनाव के बाद केशु भाई के यहां चले गए थे, अच्छी बात थी, लेकिन वो बात स्वभाव में आनी चाहिए। हर चीज इमेज, मैसेज और सिग्नल्स, इसकी राजनीति, क्योंकि राजनीति एक छवि युद्ध है मानना, मगर छवि और यथार्थ में बहुत ज्यादा 180 डिग्रीज का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। लोग छवि को भी देखते हैं लेकिन यथार्थ से मुंह मोड़ते नहीं हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो समझा रहे हैं वही लोग समझेंगे, जरूरी नहीं है पब्लिक सब समझती है। गोविंद जी, इस 2012 में जो चुनाव हुए गुजरात में, उसके पहले उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने एक सद्भावना मिशन किया, उसके बाद पूरे गुजरात में किया। अब वो दंगों की बात नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं शायद। अगर वो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं देश के, क्या दंगों का दाग तब भी उनके ऊपर रहेगा? नहीं, यह पिछली बार भी मुझसे पूछा गया था। मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि देखिए, कई बातें ऐसी रहती हैं जो कई लोग कह देते हैं ना, हम तो चुनाव देखो जीते, जनता ने जिता दिया, तो हम पर आप आरोप क्या लगाते हैं, हम तो, हमारे आरोप तो सही, सब बातें हो गई, अब मैं तो निर्दोष हूं। ऐसे ही श्री लालू प्रसाद जी ने कहा था चारा घोटाला के संदर्भ में, जब वो चुनाव जीत चुके थे, फुल मेजॉरिटी ला दिए थे, लेकिन निर्दोष है या नहीं ये तो न्यायालय में पक्का होगा ना, चुनाव में नहीं। इसलिए जिसका जो ताबा है, जो विषय निर्णय का है, वहां जाना चाहिए। इसलिए दंगे की बात होगी तो न्यायालय उसके लिए फैसला देता है, या न्यायालय उसका स्थान है। चुनाव के परिणाम अच्छे हो या खराब हो, दोनों का उस पर असर नहीं आता है। जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति हो रही है, बीजेपी पर एक आखिरी सवाल पूछूंगा। गोवा में कार्यकारिणी हुई, कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को एक छत्र नेता के तौर पे पेश किया गया, स्वीकार्यता भी हो गई, वहां पे बैठे लोगों ने कर दिया। कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन वो विरोध शायद वो इतना ज्यादा नहीं हो पाया कि उनकी पार्टी में बढ़ती लोकप्रियता को रोक पाता। लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके बाद एक चिट्ठी लिख दी राजनाथ सिंह के नाम, और बहुत डैमेजिंग लेटर था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जिस ध्येय से इस पार्टी की स्थापना की गई थी वो डिफीट हो रहा है, एक आदमी के सेंट्रिक हो गई है ये पार्टी, एक आदमी कब्जा कर रहा है उस पार्टी। ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी, लेकिन उसके बाद फिर से वो मान गए। लोग कहते हैं कि आडवाणी जी रूठते हैं, मान भी जाते हैं तुरंत। आपका बहुत दिन का साथ रहा है, ये उन्होंने क्या सही लिखा? और सही लिखा तो क्या उनको स्टार्ट करना चाहिए था उससे? मैंने वो पढ़ा है, देखिए, त्यागपत्र वापस लेने से
दस्तावेज की विषय वस्तु खारिज नहीं हो जाती, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। आप कहीं तीर एक बार चल पड़ता है तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। बातों का भी ऐसा ही होता है, एक बार मुंह से निकल गया तो फिर वापस नहीं होती। आप खंडन कर सकते हैं, ठीक है, मगर जन सामान्य उसको किस प्रकार लेता है तो उस पर है। तो जन सामान्य मानता है कि श्री आडवाणी जी ने जो कहा था वो सही है, और चूंकि ये सही है इसलिए आडवाणी जी या तो लिखते ना, या फिर लिखने के बाद उस पर टिकते। दोनों ही नहीं हुआ। ये लोगों के दिमाग में सवालिया निशान जरूर छोड़ गया है। अपने अपने लोग अर्थ लगाएंगे क्या कारण रहा होगा। गोविंदाचार्य क्या अर्थ लगाते हैं इसका? हम अर्थ लगाते हैं कि कई बार मन की भावनाएं और विवेक दो का संघर्ष। तो विवेक कहता है कि वापस ले लो, भावना कहती है तो लिख देते हैं। तो ये भावना और विवेक का टकराव आडवाणी जी का है, और उनको लगता है कि चलो मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, संगठन का तो कुछ भला हो, मेरे वापस लेने से संगठन का भला होता है तो ठीक ही है। इस भाव से उन्होंने वापस लिया होगा, लेकिन उन्हें और पार्टी दोनों को नुकसान तो हो गया। गोविंद जी, बार बार इधर पिछले कुछ सालों से, जब से वो जिन्ना के मजार पे गए आडवाणी जी, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात काफी कर रहे हैं, एनडीए को एनडीए प्लस बनाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आडवाणी जी पार्टी की विचारधारा में एक मौलिक परिवर्तन चाहते हैं? जो पहले हिंदुत्ववादी पार्टी थी वो अब इंक्लूसिव इसके साथ आगे बढ़े, एजेंडे के साथ आगे बढ़े, वो मौलिक बदलाव चाहते हैं, या वो खुद अपनी छवि बदलने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं? देखिए, इसमें ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मैं देखता हूं। दूसरा, ये एक अलग सा प्रश्न है जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न है, समाज की एकात्मता, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों सबके साथ की दुनिया भर में समस्याएं हैं, भारत में भी हैं। भारत के अपने ढंग की है, उसका हल मेरे हिसाब से राजनीति के पटल पर नहीं हो सकता। फिर भी लोग वोट भी चाहते हैं और राजनीति की एकात्मता भी देश की चाहते हैं। इन दोनों में ही अंतर्विरोध है। उसके लिए जितना वोट खोने का साहस चाहिए वो दलों में अभाव है। बिना सत्ता के रहें ये संकल्प चाहिए, दलों में इसका अभाव है। और जो आप बात कह रहे हैं मैं उस पर आता हूं। 1970 के लगभग से ही ये द्वंद्व जनसंघ और भाजपा में वर्तमान है, आज भी कायम है, कि मानते ये हैं कि विचारधारा वाली पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए अगर कुछ करना है तो विचारधारा से समझौता करें, सत्ता में आवे, दायित्व निर्वाह करें। ये है वो द्वंद्व जो 40-42 साल से, और इसमें इस द्वंद्व में संघ के स्वयंसेवक एक प्रकार से सोचेंगे और राजनैतिक समझ वाले अलग तरह से सोचेंगे। वही टकराव समय समय पर अलग अलग रंगों में, अलग अलग तेवर के साथ, कभी कोई हावी कभी कोई हावी, इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। मैं इस बात को जारी रखूंगा। गोविंद जी, संघ दरअसल क्या इसी सोच पे आगे बढ़ रहा है? संघ में भी क्या, मैं ये कहूं कि संघ में क्या विभाजन है, इस बात को लेकर तमाम बातों पे चर्चा करेंगे गोविंद जी से एक ब्रेक के बाद। मेरा ऐसा मानना है, टीम के नाते से ही लड़े अगर भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें ज्यादा चुनावी फायदा होगा। किसी भी व्यक्ति को घोषित कर लड़े तो इतना फायदा नहीं होगा। यही बात मैं कांग्रेस के बारे में भी देख रहा हूं। Double.